नमस्कार। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में मैं आज आपको ट्रेन टू कश्मीर जर्नी के बारे में बताऊंगा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाई तो उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनके 130 साल पुराने सपने को साकार कर दिया। मैं प्रदीप दत्ता आज आपको ये बताऊंगा क्यों रेल को कश्मीर पहुंचते पहुंचते इतने वर्ष लग गए, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या मुश्किलातें आई। इस एपिसोड में आप सब जान पाएंगे। अगर हम आर्काइव्स दस्तावेज की बात करें तो बताया जाता है कि मार्च 1, 1892 में पहली बार महाराजा प्रताप सिंह ने रेलवे लाइन बिछाने के बारे में सोचा। ये वही वक्त था जब ब्रिटिशर्स भारत में रेल निर्माण कर रहे थे, रेल की पटरियां बिछा रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों न किसी ब्रिटिश कंपनी को हायर किया जाए। 1898 में एसआर स्कॉट नाम की कंपनी को उन्होंने एंगेज किया और उनसे कहा कि आप सर्वे करिए। बताया जाता है कि 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने 3 सर्वे किए, 2 रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया था और तीसरी रिपोर्ट को अप्रूव किया गया था। बताया जाता है कि जो पहली रिपोर्ट थी वो डीए एडम ने दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्टीम इंजन चलेगा और ये जो रेलवे लाइन होगी उसकी जो अगर विड्थ बताई जाए तो 2 फुट और 8 इंच के करीब होगी। लेकिन इसमें काफ़ी कमियां थी। टोपोग्राफी और ज्योग्राफी को देखते हुए इस रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया गया था। फिर दूसरी रिपोर्ट जो थी WJ ने दी और उस 1902 में जो उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि ये रेलवे लाइन जो है जेलम के साथ साथ चलेगी, जो कश्मीर से होती हुई एबटाबाद जाएगी। जो एबटाबाद का इलाका है अभी पाकिस्तान में, ये जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप, ये वही एबटाबाद है जहाँ कुछ वर्ष पहले अमेरिका की फौज ने एक खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे एबटाबाद में पनाह दी थी और लोगों को ये बताया था कि हमें नहीं मालूम ओसामा बिन लादेन कहाँ है। फाइनली अमेरिकन सील ने उन्हें उसे मार गिराया था। और तीसरी रिपोर्ट जो थी, जो बोल्ट ने दी, और वो बोल्ट की जो रिपोर्ट थी वो कुछ वर्ष बाद आई। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये जो अलाइनमेंट है रेलवे लाइन की, क्यों ना इसकी अलाइनमेंट जो है हम चिनाब के किनारे होते हुए रियासी से कश्मीर जाए। वही जो सेम आप देखिए जो सर्वे रिपोर्ट बाद में भी की गई, तो ये रिपोर्ट जो थी अप्रूव हो गई। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करना होगा, तो कोयला कहाँ से आएगा और कोयले के रिजर्व के बारे में पता लगाया जाए। बताया जाता है कि 1923 में एक बार फिर से एसआर स्कॉट कंपनी को महाराजा प्रताप सिंह ने एंगेज किया और उन्हें कहा कि आप कोल को एक्सट्रैक्ट करिए, यानी कोयले को एक्सट्रैक्ट करिए, ताकि हम जो है स्टीम इंजन को चला सकें और अपनी रेल को कश्मीर पहुंचा सकें। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। 1925 में महाराजा प्रताप सिंह का देहांत हो जाता है और उसके बाद कुछ ना कुछ होता रहा, जिसकी वजह से जो रेलवे प्रोजेक्ट था पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। और आप देखिए उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद होता है। हमने देखा कि किस तरीके से अक्टूबर में पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर देता है और वो वहाँ पे कबायली के साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज आती है, कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश करती है। उस समय महाराजा हरि सिंह जो हैं 26 अक्टूबर 1947 को एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और कश्मीर जो है भारत का अटूट हिस्सा बन जाता है। भारतीय फ़ौज यहाँ पे आती है, पाकिस्तानियों को धकेल देती है। और लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ चलता रहा, क्योंकि आपके पड़ोसी जब पाकिस्तान और चीन हो तो आपके यहाँ अमन अमान रहना बहुत मुश्किल है। हमने देखा 1962 में चीन का हमला का होता है, किस तरीके से भारत उनके साथ लड़ाई लड़ता है, बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ दूसरी जंग होती है, फिर 1971 की। इन जंग के दौरान रेलवे प्रोजेक्ट का सोचना बहुत ही नामुमकिन था। लेकिन 60 वर्ष के बाद 1983 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी के मन में विचार आता है और इसका नींव पत्थर रखा जाता है और उस समय बताया जाता है कि 50 करोड़ की लागत से ये रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन फिर से हालात देश में कुछ ऐसे बन जाते हैं। ब्लू स्टार आर्मी एक्शन होता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है और उसके बाद यहाँ आतंकवाद का एक पंजाब में दौर शुरू हो जाता है, कत्ल गारत का दौर शुरू हो जाता है। दिल्ली में हमने देखा किस तरीके से कार्नेज होता है, कई लोग मारे जाते हैं। तो उसके बाद से यहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब थे और 11 वर्ष में देखा सिर्फ 11 किलोमीटर के करीब 300 करोड़ की लागत से जो है पटरी बिछाई जाती है। और ऐसा लग रहा था उस समय कि ये तो रेलवे लाइन कहीं उधमपुर से तो आगे कभी जा ही नहीं पाएगी। लोगों के सपने टूटते हुए नज़र आ रहे थे। लोगों ने इस रेलवे लाइन के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था।
फिर 1996 में एक बार फिर से देवगौड़ा इसका नींव पत्थर रखते हैं, तो तब कहते हैं कि इसकी लागत जो होगी 2500 करोड़, यानी कि जो 50 करोड़ से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, अब 2500 करोड़ तक पहुंच चुका था। 2500 करोड़ से हम इसको रेलवे लाइन को बिछाएंगे और कश्मीर तक ले जाएंगे। लेकिन नींव पत्थर का एक सिलसिला शुरू हो गया, एक मजाक सा बन गया। I.K. गुजराल 1997 में वो भी फाउंडेशन स्टोन रखते हैं और वो कहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी रेलवे लाइन को बिछा दूंगा, लेकिन फाउंडेशन स्टोन पे फाउंडेशन स्टोन रखे जाते हैं, लेकिन रेलवे लाइन कश्मीर की ओर जाती हुई कहीं नज़र नहीं आती है। लेकिन 2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट करार दिया गया, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत सरकार को लगा कि ये नेशनल प्रोजेक्ट होना चाहिए। और आप देखिए फाइनली मनमोहन सिंह के टाइम पे हमने देखा कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट ने थोड़ी गति पकड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी इस रेल को कश्मीर पहुंचाया जाए। और हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से यहाँ तेज़ी पे काम होता जा रहा है, और आज फाइनली पहाड़ों के बीचों बीच से होती हुई रेल कश्मीर जा पहुंची है। जब हम बात करें तो ये मामूली रेल नहीं, बल्कि ये वो रेल है जो दिल्ली और दिल की दूरी बिल्कुल ख़त्म कर देगी। ये वो रेल है जो इस समय नेशनल इंटीग्रेशन और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का एक प्रतीक बन चुकी है। ये वो रेल है जो एक पैगाम देती है पाकिस्तान को। अगर आप सोचते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से आप तरक्की और उन्नति को कश्मीर में रोक पाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि विकास की गति को अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रेल की मूवमेंट हो चुकी है। अगर हम इस रेल की बात करें तो आप देखिए इस रेल की वजह से क्या होगा। एक तो ये पूरा 24 घंटे 365 दिन रेल चल पाएगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि रास्ता बंद हो जाने की वजह से कई बार जो होता है कि राष्ट्रीय मार्ग बंद हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर जो है पूरे भारत से कट जाता है, पूरी दुनिया से कट जाता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी नहीं चलती, और कई बार मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट भी कैंसिल हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि जब ये रेल की वजह से अब कोई ऐसा नहीं होगा, मतलब कि 365 दिन लोग सफ़र कर पाएंगे, अपना जर्नी कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो फ़ौज है कुछ ही घंटों में अपनी आखिरी पोस्ट तक पहुंच जाएगी, यानी कि ट्रूप मोबिलाइजेशन में अब कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। घंटों के अंदर आपकी फ़ौज सरहद पर तैनात होगी दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो ये है कि एक इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, यानी कि पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएंगे। और जब मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, हालांकि हमने देखा था एक्सेशन ट्रीटी के बाद कश्मीर तो भारत का हिस्सा बन गया। 370 के बाद जो एक स्टोन वॉल जो सियासतदानों ने तैयार की थी, उस स्टोन वॉल को तोड़ के पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को हिस्सा बना दिया भारत का। लेकिन अब इस रेल के चलने से ये जो गेम चेंजर है, यानी कि अब पूरी तरह से भारत और कश्मीर एक हो चुका है, और इस यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेरे ख्याल से अब कोई भी आतंकवादी गतिविधि या कोई भी मुल्क हिला नहीं सकता। यानी कि भारत से लोग जाएंगे और कश्मीर की तरक्की और उन्नति में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक कश्मीर जाना पसंद करेंगे। और आज हमने देखा कि उनके चेहरे पे काफ़ी हर्षोल्लास था, एक काफ़ी मुस्कान थी, क्योंकि लोग कई वर्षों से ये सोच रहे थे कब वो दिन आएगा कि जब ये रेल चलेगी। अब देखिए, अगर इसकी बात करें, इस प्रोजेक्ट की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल अगर डेज़ में हम बाय रोड जर्नी जब करते हैं तो 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इस रेल से आपको सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। यानी कि 3 घंटे में आप कश्मीर जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और शाम को आप वापस जम्मू या दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो यानी कि इतना आसान हो जाएगा, यानी कि जम्मू से कश्मीर का सफ़र अब सिर्फ 3 घंटे। यानी कि एक ये जो बैरियर था ना, देखिए एक तो होता है कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, और उसके साथ साथ दूसरा था साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। अगर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हम बताएं तो 300 किलोमीटर के है जो जम्मू और कश्मीर के बीच में, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है वो 30,000 किलोमीटर है। यानी कि ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तो कवर करेगा, साथ में साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। यानी वो 30,000 किलोमीटर का जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस था वो भी अब ये रेल कवर कर लेगी। और इस रेल की खासियत ये है कि देखिए
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप वादी देखेंगे, जब आप वादी की तरफ एंटर करेंगे तो पेड़, झरने, पहाड़, कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये बड़ी स्पेशली डिज़ाइंड रेल है ताकि आप पूरी तरह से लुत्फ़ और नज़ारा उठा सकें। और दूसरा अगर देखेंगे तो 38 के करीब यहाँ रास्ते में टनल आएंगे, 927 के करीब पुल हैं, और हाईएस्ट ब्रिज जो है वो चिनाब का पुल है। और उसकी अगर हाइट बताएं तो बताया जाता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, जो कि आईफिल टावर से भी कोई 40 मीटर की करीब की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा है। और इस ब्रिज की खासियत यह है कि यानी कि हाई विंड वेलोसिटी, यानी कि जितनी भी तेज़ हवा हो तो इस पुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके अलावा यानी कि अगर कोई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल भी करता है, 25 टन से भी ज़्यादा कोई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करता है, तो इस पुल का कुछ भी नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इस किस्म का मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इस पुल के होते हुए यानी कि साउथ ऑफ पीर पंजाल से आप नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल की तरफ जाएंगे, यानी भारत कश्मीर में और कश्मीर भारत में एक साथ होता हुआ नजर आएगा। यानी कि हमारे फौजी को अब दिन नहीं लगेंगे, कुछ घंटों में उस आखिरी सरहद की उस चौकी पर पहुंच जाएगा जहां से हमें दुश्मन ललकारने की कोशिश करेगा, आप सोच भी नहीं सकता। तो ये आज का जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। और इस दिन के लिए कई वर्षों से, कई दशक से यहाँ पे भारत के लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। और आप देखिए कि ये जो तिरंगा लहराता हुआ आपको नजर आएगा, ये रेल की मूवमेंट नहीं है, ये बल्कि भारत की विकास की मूवमेंट है। और एक पैगाम है कि हमारे विकास की गति को कोई भी नहीं रोक सकता। डबल इंजन की सरकार को ये तीसरा रेल का इंजन मिल गया है जो गेम चेंजर की तरह काम करेगा। और कश्मीर में एक बार फिर से चेहरों पे मुस्कान आएगी। पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कि कुछ पर्यटक भाग गए और एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की। जहां पाकिस्तान डेथ और डिस्ट्रक्शन का फॉर्मूले को अपनाता है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, जो कि हमने देखा पिछले दिनों इलेक्शन हुई, किस तरीके से सरकार बनी, किस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरा है डेवलपमेंट, और जो कि इस रेल के आने के बाद और ज़्यादा बढ़ेगी। और तीसरा है डायलॉग। डायलॉग किनके साथ? जब दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी तो डायलॉग किसके साथ होगा? उन युवाओं के साथ होगा जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल है। अगले एपिसोड में फिर से आपको कुछ और जानकारियों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।